नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका punjabkesi.com में। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। निसंतानता या बांझपन एक ऐसा अभिशाप है जो किसी भी दाम्पत्य जीवन के लिए काला ग्रहण बन के आता है। हर लोग इससे जूझ रहे हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो माँ बाप नहीं बन सकते, उनके घर में किलकारियाँ नहीं गूंज पा रही है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर चंचल शर्मा से। उनसे पूछेंगे कि निसंतानता क्या है, महिलाओं और पुरुषों में इसका क्या अहम रोल है और क्यों लोग जो है महिलाओं को दोषी ठहराते हैं इस मामले में। देखिए, निसंतानता हम तब मानते हैं जब कोई भी कपल 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं अपने फर्टाइल डेज में और फिर भी उनको कंसीव नहीं हो पाता है, तो ऐसे कपल्स को हम इनफर्टाइल कपल्स बोलते हैं। तो ऐसा हमारे समाज में बन गया है कि जब भी इनफर्टिलिटी का इशू होता है तो हमेशा महिलाओं को ही दोष दिया जाता है, जबकि फैक्ट ऐसा नहीं है। मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत बड़ा मुद्दा है और अप्रॉक्स 40% ऑफ इनफर्टाइल कपल्स में मेल इनफर्टिलिटी रीज़न रहता है। और ये मेल इनफर्टिलिटी में जो फैक्टर्स रहते हैं वो है मेल स्पर्म काउंट का काफ़ी रिड्यूस होना, उनका मोर्टेलिटी कम होना, मॉर्फोलॉजी अच्छा ना होना, या फिर कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना, इरेक्शन ठीक से नहीं होना, अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही इनफर्टिलिटी का रीज़न है ऐसा नहीं है। मेल और फीमेल दोनों ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर चंचल शर्मा जो है आयुर्वेदिक तरीक़ों से उपचार करती हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि IVF इतना पेचीदा क्यों है और आयुर्वेद और IVF में क्या अंतर है। देखिए, IVF 1976 में आया था और IVF जो है वो बहुत ही क्रिटिकल, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट स्टेज ऑफ इनफर्टिलिटी, जब आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, तब IVF आपका लास्ट ऑप्शन होता है। और IVF में जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है और एक साइकिल में अप्रॉक्स 30 to 32 इंजेक्शंस लगते हैं। और जो IVF बेबी है दैट इज़ कॉल्ड एज अ केमिकल बेबी, क्योंकि उसमें आपके एग्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उन्हें एक प्लेट में, एक स्लाइड में उन्हें आपके स्पर्म से मिलवाकर एम्ब्रियो बनाया जाता है एंड दैट एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन योर यूट्रस। और उसके बाद भी बहुत ही हाई लेवल पे हॉर्मोन्स जो हैं वो बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं थ्रू इंजेक्शंस और थ्रू पिल्स और थ्रू एप्लीकेटर्स ऑल्सो। तो इस वजह से नेचुरल प्रेगनेंसी इज ऑलवेज गुड। और एक IVF साइकिल की अगर सक्सेस की बात करें तो डेट इज ऑल्सो अप्रोक्स 25 to 30% एट अ एज, जो अगर आप 20 to 30 एज के बीच में करवा रहे हैं। और यही अगर आपके 31 से 35 एज में जाता है तो इट reduces to approx 15 to 20%। और अगर 35 to 40 के बीच में बात करें तो इट्स हार्डली 10 to 15% एंड अबव ऑल्सो इट्स एट अ वेरी डिक्रीज रेट। सो इसलिए नेचुरल प्रेगनेंसी पे अगर आप जाते हैं तो आप अपने रूट कॉजेज, जो भी प्रेगनेंसी ना हो पाने के लिए रीजंस रहते हैं, उनको आप जड़ से रिजॉल्व करते हैं, तो उससे एक फीमेल हेल्थ भी अच्छी होती है और साथ साथ आप नेचुरली कंसीव कर पाते हैं, चाहे आपको एक बार प्रेगनेंसी प्लान करनी है या 2 बार करनी है। और अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी बहुत ही मिनिमल रहता है। अगर हम रेशो की बात करें तो जैसा कि IVF से 30% है और आयुर्वेद से 90% रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बांझपन एक अभिशाप जो चला आ रहा था वो अब दूर हो जाएगा और हर एक महिला को इस सुख प्राप्त होगा कि वो माँ बन सकें। ऑलमोस्ट हम ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज अप्रॉक्स 5% फीमेल्स ऐसी हैं जिनके ऐसे इश्यूज़ हैं जो नेचुरली कंसीव होने में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। अदरवाइज अप्रॉक्स 95% फीमेल्स के जो इश्यूज़ आजकल इनफर्टिलिटी में आ रहे हैं, दे ऑल आर रिजॉल्वेबल विद द आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा से आप अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ कैसे आते हैं, लाइक स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो उसको आप शिरोधारा और अदर विरेचन जैसा पंचकर्मा प्रोसीजर से रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज है, हाइड्रोसाल्पिंग्स के इश्यूज़ हैं। तो ये सब ऐसे इश्यूज़ हैं जो विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक हर्ब्स के थ्रू, पंचकर्मा के थ्रू आप नेचुरली रिजॉल्व कर सकते हैं और फिर आप माँ बनने का सुख नेचुरल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अभी जैसा कि समाज में चला आ रहा है, स्ट्रेस काफ़ी लोगों को हो जाता है, तो निसंतानता में स्ट्रेस का क्या अहम रोल है। देखिए, अगर आप पहले के कंपैरेटिवली अभी की लाइफस्टाइल की बात करें तो पहले फीमेल्स अपने घर पर रहती थीं, तो उनकी लाइफ में कोई भी ऐसा टारगेट बेस्ड जॉब्स नहीं रहती थी, दे वर रिलैक्स्ड। और सिर्फ हस्बैंड्स जो थे उनकी टारगेट बेस्ड जॉब्स रहती थी। लेकिन अगर आज की बात करते हैं तो अभी हस्बैंड्स एंड वाइफ्स बोथ आर इन जॉब्स, और जो भी IT सेक्टर्स की जॉब्स हैं या अगर आप गवर्नमेंट भी बात करते हैं या बैंकिंग सेक्टर्स की जॉब हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती हैं। आपको टारगेट्स दिए जाते हैं और उन टारगेट्स का स्ट्रेस ही आप रिलीज़ नहीं कर पाते और आप
घर आते हैं रात 9 बजे 10 बजे, और उसके बाद जब हमें प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना है तो मेंटली वी आर नॉट प्रेजेंट एट दैट स्टेज, और उस टाइम पर भी दिमाग में अलग अलग चीज़ें ही चलती हैं। और आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि विषाद की वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए स्ट्रेस फैक्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन इनफर्टिलिटी। तो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल को वापस से नॉर्मलाइज करना इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको जॉब्स छोड़ देनी है, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, लेकिन आपको अपनी लाइफ को इस तरीके से चैनलाइज करने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ जिस चीज़ की प्रायोरिटी देनी है आप उसको उस टाइम पर वैसे प्रायोरिटाइज करके नेचुरल तरीके से चीज़ों को बैलेंस करें, और फिर अपनी जो भी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं उन्हें ठीक करके दोषास को बैलेंस करके नेचुरल तरीके से कंसेप्शन के लिए प्लान करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी होगी। और जो ये स्ट्रेस फैक्टर है ये आईवीएफ फेलियर में भी बहुत बड़ा रीज़न रहता है। इसीलिए जब अननोन इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आईवीएफ के लिए जाते हैं तो उसका सक्सेस भी 15 to 20% ही रहता है। द रीज़न इज सेम, जो स्ट्रेस आपको नेचुरली कंसीव करने में प्रॉब्लम कर रहा है वही स्ट्रेस आपको आईवीएफ के थ्रू कंसीव करने में प्रॉब्लम कर रहा है, बिकॉज वहाँ पर भी एम्ब्रियो बना के इम्प्लांट आपकी बॉडी में ही होने वाला है। और अगर आपका यूट्राइन एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है उसके लिए, आप मेंटली उसके लिए रेडी नहीं हैं, तो वो भी फर्दर ग्रो नहीं करता। और कई बार पॉजिटिव होने के 15 डेज बाद वो नेगेटिव हो जाता है या एबॉर्शंस हो जाते हैं, कई बार 1 मंथ बाद एबॉर्शंस हो जाते हैं। बहुत कपल्स मैंने ऐसे देखे हैं जो रिकरेंट एबॉर्शंस की वजह से कंसीव नहीं, रिकरेंट एबॉर्शंस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो इन सब केसेस में आईवीएफ इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आपको नेचुरल अपनी बॉडी को वापस से नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है और आप नेचुरली तरीके से डेफिनेटली कंसीव कर सकते हैं। तो स्ट्रेस एक मुख्य कारण है निसंतानता के अंदर, इसके अलावा और क्या क्या कारण हैं, इनके बारे में कुछ विस्तार से? देखिए, एक स्ट्रेस के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर हमारे पास एक कपल आया था एंड शी हैड 7 रिकरेंट एबॉर्शंस। और ये रिकरेंट एबॉर्शन का मतलब ये है कि आप जब भी कंसीव करते हैं अप्रॉक्स 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के बाद वो बार बार एबॉर्शन हो जाता है, धड़कन नहीं आती है बच्चे में या फिर वो ब्लीडिंग हो जाती है। तो जब उस कपल की हमने हिस्ट्री की बात की तो दे बोथ वर इन IT सेक्टर्स और रात को 9 बजे या 10 बजे आते थे। खाना पीना ऐसा रहता था कि लंच नहीं लेके जाते थे, आउटसाइड जंक फूड ज़्यादा रहता था और बहुत ज़्यादा चटपटा मिर्च मसाला, बाहर का खाना कैसा होता है वो हम सभी जानते हैं। तो वो बॉडी में बहुत ज़्यादा पित्त एग्रीवेट करता है। जब आप बहुत देर तक स्ट्रेस हैं, गुस्से में हैं, रो रहे हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी आइज़ में भी जलन होने लग जाती है। तो आपका वो टेम्परेचर अगर आइज़ में इतना रेज हो रहा है तो आप सोच के देखिए कि वो यूट्राइन कैविटी का क्या कंडीशन होगा। तो वो एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं होता जो भी बेबी वहाँ आके इम्प्लांट हो रहा है या वहाँ आके ग्रो आ रहा है, तो एबॉर्शंस होते हैं। तो स्ट्रेस को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो आजकल जो पब्लिक टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जॉब प्रोफाइल की वजह से लगा लीजिए या फिर अदर इश्यूज़ जो भी हम बाहर की लाइफस्टाइल में ज़्यादा आ गए हैं, तो इन्फेक्शंस फीमेल वेजाइना के थ्रू बहुत ही ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करता है। उस वजह से हाइड्रोसाल्पिंग्स का इशू होता है, PID के बहुत सीवियर इश्यूज़ होते हैं, वेजाइनल इरिटेशंस बहुत होती हैं, वेजाइनल जो pH है वो बहुत ज़्यादा रेज्ड रहता है। अदर देन डैट ट्यूबल ब्लॉकेज का बहुत बड़ा इशू रहता है। PCOD एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया IVF के लिए, बिकॉज आपके एग्स ओव्यूलेट ही नहीं करते हैं। तो जब एग ओव्यूलेट ही नहीं करेगा तो उसमें से फीमेल एग यानी ओवम रिलीज नहीं होगा, और अगर ओवम रिलीज नहीं होता तो वो मेल स्पर्म के साथ मिलके एक एम्ब्रियो या एक बेबी नहीं बना सकता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो इनफर्टिलिटी में रीज़न रहते हैं। और एक जो बहुत बड़ा रीज़न हम आजकल देख रहे हैं कि एक बार कंसीव होने के बाद जो DNCs होती हैं, यानी कि जो उस बेबी को बाहर करने के लिए सफाई करवाई जाती है, उसके बाद भी ट्यूबल ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो वो एक इशू रहता है। एंडोमेट्रियोसिस बहुत रीसेंट प्रॉब्लम हमारे समाज में आ रही है, और ये एंडोमेट्रियोसिस इट इज़ अ नॉन ट्रीटेबल डिसऑर्डर इन एलोपैथिक डिपार्टमेंट, लेकिन आयुर्वेदा में ये सक्सेसफुली ट्रीट होता है। आयुर्वेदा इसको पित्तज व्याधि और जो वात के अनुबंध के साथ चलती है, इस तरीके से करके उसे ट्रीट करता है। तो उसमें ये सक्सेसफुली रिजॉल्व होती है और एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स भी सक्सेसफुली कंसीव करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास एक पेशेंट चल रही थी एंड शी वाज फ्रॉम बरेली एंड शी हैड 3 IVF फेलियर्स बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। लेप्रोस्कोपी से उन्होंने एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को ड्रेन करवाया था, लेकिन वो 2 से 3 महीने में फिर से आ जाती है। तो वो सिस्ट भी वापस से परसिस्टेंट थी और 3 IVF फेल थी। बहुत ही हताश
हताश थी। एंड व्हेन शी केम टू अस तो उसने बोला मैम पॉसिबल है, बिकॉज मुझे ऐसा बोल दिया गया है कि अब सरोगेसी इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर यू, आपके यूट्रस में आप नेचुरल कंसीव कर ही नहीं सकते हैं। तो जब हमने उसको भी ऑब्जर्व किया, आई टोल्ड हर कि नहीं, सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, देयर इज़ ऑलवेज अ रूट कॉज। तो उसके पित्त दोषा को बैलेंस किया, उसको बस्ती ट्रीटमेंट दिया गया, उसको पंचकर्मा के लिए सब चीज़ें बताई गई, लाइफस्टाइल को उसको वापस से ठीक किया गया, उसके स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए उसे शिरोभ्यंगम, पादभ्यंगम, शिरोधारा, ये सब चीज़ें दी गई। एंड यू वॉन्ट बिलीव, विद इन 4 मंथ शी कंसीव नेचुरली, और अभी उसकी प्रेगनेंसी का 6 मंथ चल रहा है एंड शी इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। तो जहाँ पर ऐसा बोल दिया जाता है फेलियर्स ज़्यादा होने के बाद कि नहीं आपको नेचुरली कंसीव हो सकता है, इवन आयुर्वेदा इज़ हेल्पिंग इन दोज पेशेंट्स ऑल्सो। तो आप एक बार अपनी संस्कृति की जो हमारी एक्चुअल ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदा जो हजारों वर्षों पूर्व हमारी संहिताओं में है, जो हमारे वेदों में है, अथर्ववेद से आयुर्वेद आया है, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको हम कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते, और उसमें बंधत्व के लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं। आपको अपनी पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ते हुए आपको हमारे आयुर्वेद की तरफ आना चाहिए, और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशंस उसमें ज़रूर मिलते हैं। जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी एक मूवी आई थी गुड न्यूज़, तो काफ़ी लोगों को पता चल चुका है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, कि एक ट्यूब के अंदर एक केमिकल बनाया जाता है, उसके बाद बेबी को करा जाता है। तो आयुर्वेदिक पद्धति जो इतनी पुरानी है वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्या लगता है आपको कि किन वजहों से लोग इसे नहीं समझ पा रहे हैं, और क्या इस पद्धति में जिस पंचकर्मा विधि की आप बात कर रहे हैं वो दरअसल क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ा रीज़न है कि आयुर्वेदा कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्र या साउथ इंडिया की बात करूं तो वहां पर आयुर्वेदा बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है, और वहां लोगों की पहली चॉइस आयुर्वेदा ही होता है। तो यहाँ पर ये रीज़न इसलिए है क्योंकि हम एलोपैथी में जाते हैं तो हम हमेशा एक स्पेशलाइजेशन देखते हैं कि हमें इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, हमें एक पेडियाट्रिशियन चाहिए, हमें एक मेडिसिन का डॉक्टर चाहिए, हमें एक कार्डियो स्पेशलिस्ट चाहिए। बट आयुर्वेदा के लोग जो हैं वो उसको सिर्फ एक एज अ होल जनरल फिजिशियन की तरह देखते हैं, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि आयुर्वेदा में भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं। आयुर्वेदा में भी वो 8 अंग बताए गए हैं स्पेशलिस्ट के, कि आपको एक फिजिशियन भी मिलता है, आपको कुमार वृत्ति यानी कि एक पेडियाट्रिशियन भी मिलता है, आपको एक पंचकर्मा स्पेशलिस्ट भी मिलता है, आपको एक गायनेकोलॉजी जिसे स्त्री एंड प्रसूति तंत्र करके बोला गया है, वो एक अलग से हमारे एक डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट की स्पेशलाइजेशंस आयुर्वेदा में है, और हमें ज़रूरत है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को सर्च करने की और उनसे जाके ट्रीटमेंट लेने की। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और आयुर्वेदा को सिर्फ और सिर्फ खांसी जुकाम और बुखार के डॉक्टर की तरह ना लेकर अब एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरह लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे और आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को ढूंढेंगे और उसको अप्रोच करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पर भी निराश होंगे, आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जरूर मिलेगा। अगर हम खर्च की बात करें इसके अंदर, तो आईवीएफ टेक्निक के अंदर बहुत सारे खर्चे, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, तो आयुर्वेद में कितना खर्च आता है? देखिए, आयुर्वेदा जो है वो मास जनरेशन तक पहुंच सकता है। कैसे कि अगर आपको कफ कोल्ड या कुछ इशू है तो उसकी स्टार्टिंग मेडिसिन 10 रुपीज़ पर डे से स्टार्ट होती है, और फिर जब वो एक एडवांस स्टेज तक जाता है, काफ़ी साल आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, फिर स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो वो एक लेवल ऐसा आता है कि कुछ टाइम के बाद एंटीबॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है आपकी बॉडी, फिर आप अपर लेवल पे जाते हैं, फिर और ऊपर जाते हैं, फिर नेबुलाइजर्स लेते हैं, इनहेलर्स लेते हैं। यानी कि जो प्रॉब्लम 10 रुपीज़ पर डे से सॉल्व हो रही थी वो आपकी 35-40 एज आने तक वो जो है पर डे का 1000 रुपीज़ तक का खर्चा होता है। और इसी तरीके से अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो वो आपका स्टार्टिंग, अगर आप मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो वो अप्रॉक्स 5 to 7,000 पर मंथ से स्टार्ट होता है अगर आप जनरल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और वो आईवीएफ तक जाते जाते 3 से 3.5 लाख रुपए तक होता है। एंड वंस यू कंसीव विद आईवीएफ ऑल्सो, तो उसके बाद भी आपके इंजेक्शंस लगते हैं, हार्मोन्स लगते हैं, तो डेट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो हम खुशी की वजह से काउंट नहीं करते हैं कि हमारा सक्सेस हुआ है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की बात करते हैं तो 2,000 रुपये मंथ के मिनिमम मेडिसिन से लेकर अगर आप पंचकर्मा भी करते हैं और सारी प्रोसीजर्स आप कर लेते हैं लाइक वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम, रक्तमोक्षण, तो भी 2,000 से लेके मैक्सिमम 40,000 तक में आपका इनफर्टिलिटी का पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। यानी लाखों का खर्चा हज़ारों में आ जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। हज़ारों में होता है। कई लोग ऐसे भी आते होंगे जो बिल्कुल मतलब उम्मीद छोड़ चुके हैं, मतलब आते होंगे आपके पास कि हम माँ नहीं बन सकती इस उम्र में, या ये उम्र ही ऐसी चली जाएगी,
तो जब इस तरह की महिलाएं आती हैं और जब उनके बाद 9 महीने बाद उनका घर में किलकारियाँ गूंजने लगती है, तो वो अनुभव कैसा रहता है आप लोगों के लिए? स्टार्टिंग में हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते थे जो ऐसा बोलते थे कि हम गरीब हैं, इस वजह से हम IVF नहीं करा सकते, तो हम आपके पास आए हैं। तो डेफिनेटली अगर उनको कुछ अच्छा मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी हमारे पास ऐसे भी कपल्स हैं जो बहुत ही हाई प्रोफाइल हैं, जो IVF करवा चुके हैं, 3 IVF करा चुके हैं, सरोगेसी भी फेल हो जाता है, एंड स्टिल देन दे कम टू अस। और उस टाइम पर जब हम उन्हें बोलते हैं, लाइक हमारे पास अभी एक पेशेंट चल रही थी जिसका पूरा यूट्राइन एडहेशंस था, एंड व्हेन शी वेंट टू एन IVF डॉक्टर, उन्होंने बोला हम हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे, बट जब हिस्ट्रोस्कोपी किया तो वो एडहेशंस रिमूव नहीं हो पाए। देन शी सेड कि नहीं, हम लोग आपको कॉपर टी इंसर्ट करके देखते हैं और कॉपर टी से शायद वो एडहेशंस रिमूव हो जाएंगे, बट वो उससे भी नहीं हुए। देन शी वाज टोल्ड कि यू डोंट हैव एनी ऑप्शन और आपको IVF के लिए, आपको सरोगेसी के लिए ही जाना पड़ेगा, अदर देन डैट कोई ऑप्शन नहीं, आपको खुद के गर्भाशय में गर्भधारण तो हो ही नहीं सकता। इवन दैट पेशेंट व्हेन शी केम टू अस, हमने उसको उत्तर बस्ती किया, 3 to 4 मंथ्स उसका यूट्राइन लाइनिंग वापस से रेगुलर होने लगा, फिर उसको पीरियड्स आने लगे, जिसको 8 साल से पीरियड्स नहीं आ रहे थे उसको रेगुलरली साइकिल भी आने लगी, और अब जाके वो कंसीव भी कर चुकी है। तो आई कैंट इमेजिन, आई कैन लेट यू नो इन वर्ड्स कि वो फीलिंग कैसी होती है जब ऐसे कपल्स जो बिल्कुल उम्मीद खत्म कर चुके होते हैं और वो आपके पास आके ऐसा बोलते हैं कि नहीं, आप हमारे लिए भगवान हो गए हो और आपकी वजह से हमें कंसीव हुआ, हमें हर तरीके से निराशा हाथ लगी थी, हमें ऐसा बोल दिया गया था कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, और मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आपको पहले एडवांस टेक्निक्स पे जाके, पहले केमिकल्स में जाने की बजाय, पहले आपके अपने भारत की जो धरोहर है, आपकी संस्कृति है, उस आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाना चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों से कभी जूझना ही नहीं पड़ेगा, बिना ना इतना मनी स्पेंड करना पड़ेगा, ना ही ये सब नेगेटिव चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, ना उन सब प्रोसीजर से जूझना पड़ेगा कि आपको ऑपरेशंस कराने हैं, लेप्रोस्कोपी कराना है, हिस्ट्रोस्कोपी कराना है। जब ये सब चीज़ें नेचुरल पॉसिबल हैं तो आपको नेचुरल को ही अपनाना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जो महिलाएं अभी प्रेगनेंसी में हैं या गर्भधारण अभी अभी उन्होंने किया है, उनको अपने खान पान का किस तरह से विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है, हर माह की अपनी एक मेडिसिन बताई गई हैं और हर माह की अपनी एक डाइट बताई गई है। लाइक फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं वो पंच भौतिक आपको आहार विहार लेना चाहिए, यानी आपको सारे रसों का सेवन करना चाहिए और सबका एक साथ में रखना चाहिए। देन नेक्स्ट 3 मंथ्स जो हैं उसमें ब्रेन ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है, तो षष्ठे बुद्धि आयुर्वेद में बोला गया है, तो यानी कि छठे महीने में आपका ब्रेन बनता है। तो उस टाइम पर आपको अपनी लाइफस्टाइल में एनालिटिकल वर्क ज़्यादा करने चाहिए, लाइक सुडोको, मैथ्स, अकाउंट्स, ऐसी चीज़ें ज़्यादा करने से एनालिटिकल पार्ट ऑफ माइंड जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। और उस टाइम पर अगर आप मेध्य द्रव्य मतलब जो मेमोरी बूस्ट करने वाली मेडिसिन होती हैं, लाइक आपका शंखपुष्पी, ब्राह्मी, और अगर आप डेली डाइट में बात करें तो अखरोट का जो शेप भी होता है वो हमारे ब्रेन से, हमारे क्रेनियल सिस्टम से बहुत अच्छे से रिजेंबल करता है, तो अखरोट का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, बादाम का सेवन ज़्यादा करना चाहिए और ऐसी औषधियों का सेवन करना चाहिए। सिमिलरली लास्ट 3 मंथ्स जो हैं उसमें हमें सबको चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, स्मूथ हो जाए, बेबी का अच्छा डेवलपमेंट हो जाए, पानी की कोई कमी ना रहे, तो उस समय पे आपको कोकोनट वाटर ज़्यादा लेना चाहिए। और लास्ट 3 मंथ्स में जो 9th मंथ रहता है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस टाइम पर 1 चम्मच काऊ घी एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग में नहीं ले सकते हैं तो शाम को सोने के टाइम लीजिए। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आपको खाने में ज़्यादा घी लेना है जैसे घर वाले बोलने लग जाते हैं, बिकॉज आयुर्वेद में ऐसा नहीं बोला गया। आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि आपको वो या तो एम्प्टी स्टमक लेना है या बेड टाइम लेना है और दूध में या पानी में मिला कर लेना है। तो अगर आप ऐसा करती हैं तो डेफिनेटली आपको नेचुरली और बहुत ही हेल्दी बेबी कंसीव होगा। तो आपको बता दें कि अभी आप नाउम्मीद ना हो, जो भी बांझपन में अभी गुजर रहे हैं इस दौर से, जिनको ये लगता है कि उनके लिए अभिशाप है, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में कई सारी ऐसी पद्धतियां हैं जिसके बाद जिन लोगों के घर में अभी भी किलकारियाँ नहीं गूंजी है उनके लिए अभी नाउम्मीदी नहीं है, एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है। अभी आयुर्वेदिक पद्धति अभी जिंदा है हमारे देश में, जिसके ज़रिए आपके घर में भी किलकारियाँ गूंज सकती हैं। तो डॉक्टर चंचल शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तरह की जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।